गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग केंद्र राज्य संबंधित पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले आपको विधायी शक्तियाँ पढ़ाया है, प्रशासनिक संबंध पढ़ाया है, या विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध। अब आज हम लोग समझेंगे वित्तीय संबंध केंद्र और राज्यों के बीच में क्या है। न्यायिक संबंध भारत में नहीं होते हैं क्योंकि हमें पता है एकीकृत न्यायपालिका है। हमने अमेरिका में बताया था कि 4 प्रकार के संबंध होते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वित्तीय संबंध। ठीक, तो हम समझाने हैं आपको केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध। हमसे पहले संवैधानिक प्रोविजन पूछा जाता है कि ये कहाँ इसका उल्लेख है। तो संवैधानिक प्रावधान भाग 12 में है, और अगर आर्टिकल या अनुच्छेद पूछा जाए तो 268 से 293 तक देखने को मिलते हैं वित्तीय संबंध। एक बात और पूछी जाती है कि ये वित्तीय संबंध कौन से हैं। तो केंद्र राज्य के बीच आज भी वही वित्तीय संबंध हैं जो हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 में डिफाइन कर दिए गए थे। यानी अगर उनका आधार पूछ लिया जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 आज भी उनका आधार वही है। ठीक, अब हम देखेंगे, मैंने जैसे विधायी संबंध पढ़ाया तो उसमें एक 7th शेड्यूल पढ़ाया या आर्टिकल 246 पढ़ाया। उसमें बताया था कि 3 सूचियां होती हैं। ठीक, तो 3 सूचियों में बताया था, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। उसमें संक्षेप में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है, और ये बताया था कि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है या राज्य विधानमंडल को होता है, और समवर्ती पर दोनों को होता है, लेकिन वरीयता मिलती है अगर समान विषय पर कानून बना दिया जाए तो केंद्र को। ठीक है, और क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ संघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत पालन को फॉलो किया जाता है, तो हम उसी आधार पर समझते हैं। यहाँ पर जो वित्तीय संबंध है वो 2 तरीके के हमें देखने को मिलेंगे। एक वित्तीय संबंध जो होंगे वो कर के आधार पर, क्योंकि कर एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, और एक कहते हैं कि गैर राजस्व या गैर कर वाले जो हैं उनमें देखिए फीस जो होती है, जुर्माने होते हैं, लाभ होते हैं, ये सब होते हैं। जैसे कैसे आपको पता है विभिन्न प्रकार के शुल्क लगाते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वहां से आय होती है, जुर्माने लगाते हैं, बहुत से लाभ उनकी जो कंपनियां चलती हैं सार्वजनिक कंपनियां उनसे, तो 2 आय के रिसोर्स हैं। तो इनके बारे में हम पहले स्टडी करते हैं कि कर का संबंध कैसे कैसे केंद्र के पास क्या पावर है और राज्य के पास क्या पावर है। ठीक, तो यहाँ पर पहले समझते हैं, जैसे जितने भी संघ सूची के विषय हैं, संघ सूची में उल्लेखित, उन पर कर लगाने का अधिकार संसद को दे दिया गया है। सिंपल सी बात है, जो पीछे से चला आ रहा वही कंटिन्यूअस। और राज्य सूची के जो विषय हैं इन पर कर लगाने का अधिकार किसे दे दिया गया है? राज्य सरकार को या राज्य विधानमंडल को दे दिया गया है, राज्य विधानमंडल को। और समवर्ती सूची की अगर हम बात करते हैं तो इन पर आपको पता है जो विषय हैं, टैक्सेशन लगाने या कर लगाने का अधिकार जो है वो कुछ जगहों पर राज्य को सौंप दिया केंद्र ने और कुछ अपने हाथ में रखा है। ठीक, तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है टैक्सेशन के वितरण। अब क्या किया है, संघ सूची के कुछ विषय हैं टैक्सेशन के जिन पर 4 क्लासिफाइड तरीके बनते हैं, यहाँ 4 तरीके से इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। क्या होगा कि कहीं केंद्र केवल कर लगाएगा, एकत्र करने का और उपभोग करने का अधिकार राज्य को सौंप देता है, तो वही क्लासिफिकेशन हमें समझना है और वो आर्टिकल्स के आधार पर समझना है। जैसे हम हेडिंग बना रहे हैं कि संघ के करों का वर्गीकरण आर्टिकल्स के आधार पर हम समझते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। एक आर्टिकल हमारे यहाँ दिया गया है 268, और इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो कर डिस्कस हम करेंगे, जैसे कुछ कर हैं, उन करों के ही पहले हम नाम बता दें। एक कर आपने सुना होगा कि औषधि पर कर लगता है, औषधि। प्रसाधन सामग्री के उत्पादन, प्रसाधन आप जानते हैं जो
मेकअप का सामान होता है महिलाओं के, उसे हम क्या कहते हैं, प्रसाधन सामग्री। और अल्कोहल, अल्कोहल या नारकोटिक्स, नारकोटिक्स, ये कुछ ऐसे विषय हैं जो किसमें दिए गए हैं, आर्टिकल 268 में। इन पर कर लगाता तो केंद्र है, केंद्र क्या करता है, लगाता है। मतलब क्या है कि केंद्र ये निर्धारित करता है कि औषधि पर आप कितना कर लेंगे, प्रसाधन सामग्री पर आप कितना कर लेंगे, अल्कोहल या नारकोटिक्स पर आप कितना कर लेंगे। लगाने का काम किसका है, केंद्र। लेकिन उसने ये कह दिया है कि राज्य जो क्या इन पर करेगा, राज्य ही इन पर इस कर को वसूलेगा, मतलब एकत्र भी राज्य करेगा और राज्य ही इसका उपभोग भी करेगा। खर्च कौन करता है, राज्य करता है। ऐसे ही एक कर और इसमें सम्मिलित है जिसे हम स्टाम्प शुल्क कहते हैं, स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क जैसे शेयर्स पर, वचन पत्रों पर आप देखते हैं, वो कर भी इसी के अंतर्गत आता है। तो हमने आपको पहला बताया है कि जिसमें कर लगाता केंद्र है, लेकिन एकत्र करने का, प्रयुक्त करने का अधिकार राज्य को है, वसूलने का, उपभोग करने का अधिकार किसे है, राज्य को। सिंपल से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं ये कि कौन कौन से टैक्स इसमें आते हैं। स्टाम्प शुल्क आता है, औषधि पर, प्रसाधन पर आता है, अल्कोहल और नारकोटिक्स पर आता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन जो हैं तो किसके, संघ सूची के विषय हैं, ये विषय किसके हैं, संघ सूची के। लेकिन इन पर कौन कर रहा है, कर लगा कौन रहा है, संसद लगा रही है, केंद्र लगा रहा है, और वसूल और प्रयुक्त कौन रहा है, राज्य रहा। ये बात क्लियर है। डिफिकल्ट टॉपिक है इसलिए हम थोड़ा स्लो आपको समझा रहे हैं, इसे समझिएगा, ठीक। सामान्यतः ये लोग पढ़ाते ही नहीं, क्योंकि चाहते हैं कि वही पढ़ें जो सरल सरल लगे, ना कि वो जो पेपर में पूछा जाए। तो ये पहला आपको समझ में आया। अब दूसरा हम समझाते हैं, जो आर्टिकल 268 क्लॉज का के तहत है। इसमें जो हमें कर मिलेगा, इस कर को भी केंद्र ही लगाता है, केंद्र द्वारा आरोपित। आरोपित मतलब तो समझते होंगे, लगाना। टेक्निकल भाषा समझेंगे क्योंकि यही पेपर में लिख कर आएगी। केंद्र द्वारा क्या है, आरोपित। लेकिन ध्यान से समझें, उप केंद्र और राज्य, राज्य दोनों द्वारा एकत्र और प्रयुक्त, एकत्र और प्रयुक्त। मैं शब्द वही लिख रहा हूं जो संविधान में लिखे जाते हैं, लेकिन समझा रहा हूं सिंपल। एकत्र करना आप जानते हैं, कलेक्ट करना। प्रयुक्त मतलब उपभोग करना, उनका उपयोग। इसमें कौन सा कर आता है, पहले ये समझ लीजिए, सेवा कर आता है, सर्विस टैक्स। 268 का के तहत केंद्र क्या करता है, यानी संसद ये निर्धारित करती है कि सेवा कर कितना होगा, लेकिन उसे केंद्र भी कहीं कहीं पर कलेक्ट करती है। कुछ सर्विस टैक्स ऐसे हैं जिन्हें केंद्र कलेक्ट करता है और केंद्र और राज्य के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। और कुछ सर्विस टैक्स ऐसे हैं जिन्हें राज्य कलेक्ट करता है और उन्हें भी क्या कर दिया जाता है, दोनों के बीच में बांट दिया जाता है। बात समझ में आ रही? अब ध्यान ये रखेंगे, पहले वाला जो हमने कर पढ़ाया वो भी संचित निधि का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो आपको पता है केंद्र केवल निर्धारित कर देता है कि ये रेट होगी, और राज्य ने इकट्ठा किया और राज्य ने खर्च कर लिया, तो क्या भारत की संचित निधि का हिस्सा बनेगा? नहीं बनेगा। और इसी तरीके से ये वाला कर भी भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं बनेगा। बात समझ पाए? तो मैंने दो क्लासिफिकेशन समझा दी आपको कि यहां पर भी केंद्र आरोपित कर रहा है, लेकिन उपभोग किसे मिल रहा है, राज्य को भी मिल रहा है। अब अगला हम समझते हैं, एक आर्टिकल है हमारे यहां 269, उसमें यह कहता है कि जो अंतरराज्यीय व्यापार होता है, अंतरराज्यीय व्यापार, इस पर टैक्स लिया जाता है। लेकिन अंतरराज्यीय व्यापार में चाहे जिस भी वस्तु हो, समाचार पत्र भी आपको पता है इंटर स्टेट ट्रांसफर होते हैं, इसमें समाचार पत्रों पर वसूला टैक्स नहीं जाता। इस टैक्स को भी ध्यान से समझेंगे आप। जितने भी अंतरराज्यीय, चाहे कोई भी वस्तु का क्रय विक्रय हो, कोई भी माल क्रय विक्रय हो, उस पर जब टैक्स लिया जाएगा तो इस टैक्स को केंद्र सरकार ही दो काम करेगी। केंद्र सरकार ही लगाएगी कि कितने टैक्स हम लेंगे, और केंद्र सरकार ही एकत्र भी करेगी।
नहीं तो स्टेटों के बीच में खुद कॉमन सेंस लगाओ, विवाद नहीं खड़ा हो जाएगा कि कौन सा स्टेट टैक्स ले और कौन सा उसे उपभोग करे। तो केंद्र ही क्या कर रही है, आरोपित भी कर रही है और केंद्र ही एकत्र कर रही है, लेकिन वो राज्यों को दे देती है कि आप इसे खर्च करो। ठीक, चाहे जो भी व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार समझते हैं, इंटर स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में वस्तुओं का क्रय विक्रय, महाराष्ट्र के साथ क्रय विक्रय, ये जो टैक्स होंगे उन टैक्सों को केंद्र ही लगाएगी और केंद्र ही क्या करेगी, एकत्र करेगी, लेकिन खर्च करने के लिए किन्हें सौंप देगी। अभी हम अनुच्छेद आपको 101वां संविधान संशोधन पढ़ाएंगे, उनमें इसमें आर्टिकल्स में कुछ कई परिवर्तन हुए, वो हम अलग से आपको समझाएंगे। अभी हम मौलिक चीजें बता रहे हैं, तो 269 सबको समझ में आ रहा है। अब बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक आएगा जो चौथा क्लासिफिकेशन समझाता है, अनुच्छेद 270। ये कहता है कि इसके अंतर्गत पहली बात तो ये समझ लीजिए कि वे सभी कर होते हैं जो संघ सूची के विषयों पर लगाए जाते हैं। इनमें डिफाइन थे 268 में हमने कौन से बताए, स्टाम्प शुल्क बताया, औषधि बताया, प्रसाधन बताया, अल्कोहल बताया, नारकोटिक्स बताया। 269 में हमने 268 क्लॉज का में क्या बताया, केवल सर्विस टैक्स, और 269 में बताया जो इंटर स्टेट रिलेशन, ट्रेड में जो क्रय विक्रय होती केवल वो। और अब हम कौन सा बता रहे हैं, 270। संघ सूची में विषय तो आपको पता है कि 100 है नहीं, लिस्ट पता है ना पीछे का, और उनमें किसी भी विषय पर जो टैक्स लगता है, इन टैक्सों के अलावा वो सभी टैक्स किसके अंतर्गत हैं, आर्टिकल 270 के तहत। और इसमें ये कहा गया है कि इन टैक्सों को आपको पता है कौन लगाएगा, केंद्र ही लगाएगी। कौन लगाएगा, केंद्र, और केंद्र एकत्रित करेगा, लेकिन खर्च करने के लिए दोनों के बीच में ये बांट दिए जाएंगे। ध्यान से समझिए, दोनों के बीच में क्या किया जाएगा, बांट दिए जाएंगे। ऊपर के मैंने जो 3 पढ़ाए हैं, 268 का 269, इनमें संसद विधि द्वारा यह निर्धारित करती है कि कितना टैक्स होगा और कितना टैक्स नहीं होगा। यहां पर फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि ये टैक्स कितना किस राज्य को मिलेगा। यानी वित्त आयोग की भूमिका बहुत बड़ी है यहां, और आगे पढ़ाएंगे आपको वित्त आयोग से भी ज्यादा भूमिका हालांकि नीति आयोग की है, कहने के लिए वित्त आयोग की भूमिका। बात समझ में आ रही? तो नीति आयोग, क्योंकि नीति आयोग हमारे यहां माना जाता है तकनीकी परामर्श देता है, टेक्निकल लॉजिकल एडवाइजरी देता है, और फाइनेंस कमीशन आपको पता है लॉजिकल एडवाइजरी उसकी मानी नहीं जाती। हालांकि टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वेश्चन के हिसाब से हम जनरली फाइनेंस कमीशन को ही वरीयता देते हैं। बात समझ में? तो यहां पर हमने चारों क्लासिफिकेशन समझाए। हम एक बार रिकॉल कराते हैं आपको, आर्टिकल्स के बेसिस पर याद रखोगे तो बड़ा आसानी से याद रहते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या यहां पूछे जाते हैं, सबसे पहले कि कौन कौन से आर्टिकल इससे रिलेट करते हैं। एक 268 बताया, एक 268 का बताया, एक 269 हमने 269 बताया और 270 बताया। इसमें अगर हम बताएं कि कर के बारे में, इसमें भी कर ही है, इसमें भी कर है, और इसमें भी क्या है, कर है। इसमें अगर पूछा जाए कि कौन से कर है, इनकी लिस्ट पूछी जाती है, तो सबसे पहले हमने कौन सा बताया, स्टाम्प शुल्क, और ये किन पर मिलता है, शेयर्स पर, वचन पत्रों पर मिलता है। दूसरा हमने आपको बताया औषधि पर, फिर हमने बताया आपको प्रसाधन उत्पादनों पर, फिर हमने क्या आपको बताया इसमें अल्कोहल, नारकोटिक्स, ठीक, इन पर। और मैंने क्या बताया, इस कर को केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अगर आप याद रखना चाहते हैं, ये क्या करेगी, लगाएगी या आरोपित करेगी, और ये करेगी एकत्र करेगी और प्रयुक्त करेगी। इतना याद हमें किसमें रख रहा है, आर्टिकल 268 में। इसमें आते हैं तो केवल एक कर आता है जिसका नाम क्या है, सेवा कर। और यहां पर हमने क्या बताया, केंद्र लगाएगा और राज्य क्या करेगा, और केंद्र के बीच में इसे बांट दिया जाएगा। दोनों मतलब एकत्र करेंगे और दोनों क्या करेंगे, प्रयुक्त करेंगे। बात समझ में आ रही? इसमें हमने क्या बताया आपको, समाचार पत्र अगर हम छोड़ दें और बाकी समाचार पत्रों को छोड़कर बाकी कोई भी अंतरराज्यीय क्रय विक्रय होता है उस पर टैक्स लगेंगे।
और इन दोनों को केंद्र ही लगाएगा और केंद्र ही एकत्र करेगा, लेकिन राज्यों को खर्च करने के लिए क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और 70 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें वे सभी कर आते हैं जो संघ सूची पर इन तीनों आर्टिकल्स में छोड़ दिए गए हैं, संघ सूची के विषय पर लगाए जाते हैं, और इन्हें केंद्र क्या करेगा, लगाएगा, और केंद्र ही एकत्रित करेगा, लेकिन राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। एक बहुत कॉमन पॉइंट बताया जो जनरली लोगों को कंफ्यूज करेगा, इन तीनों पर अधिकार संसद को है कि संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी कि कितना टैक्स होगा, यानी पार्लियामेंट में बैठ के डिसाइड किया जाएगा। और यहां फाइनेंस कमीशन, इस आर्टिकल पर फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। कौन निर्धारित कर देगा, राष्ट्रपति। बात क्लियर? तो मैंने अभी क्या बताया है कि केंद्र के करों पर राज्यों को कैसे कैसे अधिकार मिलता है। अब हम बताने जा रहे हैं कि राज्यों के करों को केंद्र कैसे नियंत्रित कर देता है। बात समझ में? तो राज्यों पर कैसे कैसे केंद्र नियंत्रण स्थापित करता है वित्तीय, उसे हम अब समझते हैं। पहले राज्यों के कर पर केंद्र का नियंत्रण। पहला हमें आर्टिकल इसमें याद रखना है 276। इसमें कहा गया है कि राज्य केवल उन्हीं विषयों पर टैक्स लगा सकता है जो राज्य सूची के विषय हैं। किसके विषय हैं? राज्य। सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं, राज्य सूची के विषय पर। दूसरा आर्टिकल हमें याद रखना है 286, और तीसरा आर्टिकल हमें इसमें याद रखना है 287, और चौथा आर्टिकल हमें याद रखना है 288। इन 4 आर्टिकल के आधार पर हमें समझना है। बात समझ? यहां पर क्या कहता है कि वही चीज जो हमने अंतरराज्यीय पढ़ा है, किसमें, आर्टिकल 269। यहां फिर कहता है कि समाचार पत्रों को छोड़कर जितने भी अंतरराज्यीय व्यापार वगैरह होंगे उनके क्रय विक्रय पर कौन टैक्स लगा सकता है? राज्य। लेकिन एक्सेप्शन दिए गए हैं, 4 एक्सेप्शन हैं, वही पूछे गए हैं, ध्यान से समझिए। कौन? कहा गया है कि पहला, अगर उसके राज्य के बाहर किसी वस्तु का क्रय विक्रय हुआ उस पर कोई टैक्स लगाएगा नहीं। ट्रांसफर यहां से हुआ है उस पर तो लगाएगा, लेकिन उसके राज्य के बाहर अगर बिक रही है वो वस्तु तो उस पर उसे अधिकार नहीं। जैसे हमने मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु मैन्युफैक्चर्ड की, वो जाके महाराष्ट्र में बिक रही है, हम उस पर टैक्स नहीं लगा सकते, हम अपना यहां पर लगा लेंगे जो भी लगाना, अगर हमारे पास प्रोविजन है तो। दूसरा क्या कहा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर किसी वस्तु का हो रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आप समझ रहे, आयात निर्यात, कहा आयात निर्यात वाली वस्तुओं पर भी टैक्स नहीं राज्य लगा सकता। कौन? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब इंटर स्टेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, एक देश से दूसरे देश वाली, मतलब ऐसी वस्तुएं जो दूसरे देश को भेजी जा रही हैं, निर्यात होना है, उन पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य को नहीं होगा। बात समझ में? फिर कहा कि अगर अंतरराज्यीय व्यापार ही हो रहा है, इंटर स्टेट ही, लेकिन उसे हमने राष्ट्रीय महत्व की वस्तु घोषित कर दिया है, राष्ट्रीय महत्व की वस्तु। जैसे मान लीजिए कोविड चल रहा था, उस दौरान कोई ऐसी मेडिसिन है जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में ज्यादा प्रोड्यूस हो रही और वो इस समय पूरे देश को जरूरत है, अब वो राज्य चाहे हम इस पर खूब टैक्स वसूल लें, तो अगर नेशनल इंपॉर्टेंस की वो वस्तु घोषित कर दी गई है तो उस पर कोई टैक्स लगेगा नहीं, मतलब राज्य टैक्स नहीं लगा पाएगा। और क्या कहा है कि आर्टिकल 366 में कुछ विषय सम्मिलित हैं, उन पर भी टैक्स कौन नहीं लगा सकता है? राज्य लगा नहीं सकता। ये बातें बोली गई हैं अनुच्छेद 286 में। कहा कि तुम समाचार पत्रों को छोड़कर बाकी चीजों के क्रय विक्रय पर लगा दो, लेकिन ये 4 एक्सेप्शन हमेशा याद रखना। आपके राज्य के बाहर किसी वस्तु का विक्रय हो रहा है तो उस पर आप टैक्स नहीं लगाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर नहीं लगाएंगे, राष्ट्रीय महत्व की वस्तु पर नहीं लगाएंगे, और आर्टिकल 366 के विषयों पर लगाएंगे। बात समझ में आ रही? अब देखिए क्या कहा 287 वाले आर्टिकल में, कहा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, विद्युत के क्रय विक्रय पर आप टैक्स लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहा कि 2 बातें याद रखना। पहली बात कहा कि केंद्र सरकार अगर किसी, मान लीजिए केंद्र सरकार को विद्युत की आवश्यकता है और आप चाहते हैं कि हम टैक्स लगाकर उस विद्युत को सेल करें, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। बात समझ रहे? यानी केंद्र सरकार को आपको कर मुक्त बिजली देनी पड़ेगी।
रेलवे को जो बिजली की आवश्यकता होगी उस बिजली पर भी राज्य टैक्स लगा नहीं सकता। बात समझ आए? दो एक्सेप्शन इसके भी दे दिए। तो मैंने क्या बताया, राज्य के करों पर केंद्र का नियंत्रण है, टैक्स लगा सकते हो लेकिन एक्सेप्शन बहुत है। अब क्या कहा 288, इसमें कहा जैसे मान लीजिए कोई नदी है और वो अंतरराज्यीय नदी है, अंतरराज्यीय मतलब 2 स्टेट से होकर गुजर रही है, या नदी घाटी परियोजना है, उसमें हम विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, विद्युत वितरण कर रहे हैं, विद्युत का उपभोग कर रहे हैं, और वो संसद के विधि द्वारा नदी घाटी परियोजना घोषित की गई, उस पर राज्य को टैक्स लगाने का तो अधिकार है लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, यानी राष्ट्रपति जब तक सहमति नहीं देगा कि कितना टैक्स लगना है कितना नहीं लगना है, तब तक इसमें उस पर आप टैक्स लगा नहीं सकते। तो मैंने क्या बताया कि पहले समझाया आपको कि केंद्र सरकार के जो संघ सूची के विषय हैं उन पर राज्यों को टैक्सेशन के अधिकार कैसे हैं। दूसरा बताया कि राज्य जो टैक्स लगाएगा उन पर केंद्र नियंत्रण कैसे कर रहा है। ये बात समझ आए? अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि इमरजेंसी जब लग जाती है तब कैसा केंद्र राज्य पर नियंत्रण कर लेता है। अब क्या समझाने जा रहे हैं, इमरजेंसी के दौरान कैसे नियंत्रण हो जाता है। ठीक, तो एक एक हम लोग घटक के हिसाब से समझ लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा टॉपिक माना जाता है, अगर आप समझने का पूरा प्रयास करेंगे तो एकदम आपके दिमाग में चीजें बैठ सकती हैं। इमरजेंसी की जब हम बात करते हैं आपातकाल, तो हमें पता है, हमें 3 ही बार स्थितियां याद आती हैं, या 3 तरीके का आपात है हमारे यहाँ। एक राष्ट्रीय आपात है। कौन सा आपात है? राष्ट्रीय आपात। एक हमें पता राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन। और एक कौन सा है हमारे यहां? वित्तीय आपात। इसमें आपको पता ही होगा कि ये 352 के तहत लगता है, और ये 356 के तहत लगता है, और ये 360 के तहत लगता है। अगर राष्ट्रीय आपात कहीं लगा है तो वित्तीय कोई भी निर्देश राष्ट्रपति उस राज्य को दे सकता है। यह आर्टिकल 354 में कहा गया। किस आर्टिकल में कहा गया? 354। कहीं पर नेशनल इमरजेंसी है तो राष्ट्रपति के बिना निर्देशों के वहां का कोई भी वित्तीय काम, मतलब कोई भी वित्तीय काम हो, उस पर वो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? रुकवा सकता है। और आपको शायद पता हो कि राष्ट्रपति शासन के दौरान तो राज्य के पास पावर ही नहीं रहती है, कोई जैसा चाहे वैसा राष्ट्रपति वहां करवा सकता है। अब वित्तीय आपात के दौरान सुना होगा कर्मचारियों के वेतन भत्ते सब कुछ कम करवा सकता है ना। इसका मतलब क्या है कि आपातकाल की स्थिति में ओवरऑल अगर हम कहें तो कंप्लीट पावर लगभग संसद के पास पहुंच जाती है। बात समझ रहे? तो इस दौरान भी क्या हो गया, वित्तीय भी नियंत्रण किसका है। अभी आगे हम जब टॉपिक आपको पढ़ाएंगे केंद्र राज्य के विवाद, उसमें राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों की वित्तीय के रूप में केंद्र पर निर्भरता एक बहुत मैटर, मतलब बड़ा विवाद निकल कर आएगा। राष्ट्रपति शासन एक विवाद निकल कर आएगा, अखिल भारतीय सेवाएं एक विवाद निकल कर आएगा। उन विवादों को समझना है तो इस मुद्दे को समझें। आप देख रहे हैं यहां पर कंप्लीट पावर लगभग किसकी है? बात समझ? तो ये चीजें समझने वाली। अब जो हम आपको समझाने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि ये मैंने कर का डिवीजन बताया जो 3 स्थितियों में हो रहा है। अब जो राज्यों केंद्र के पास और इनकम है, कौन सी इनकम है? केंद्र आपको पता है बहुत तरीके की फीस लेती है, बहुत तरीके की शुल्क वसूलती है, बहुत तरीके की जुर्माने वसूलती है, वसूलती कि नहीं, और बहुत तरीके के क्या लेती है? आपको पता है लाभ कंपनियों से लेती है। और इनका डिवीजन अगर कोई पूछे कि कैसे होता है वर्गीकरण, तो हम कहें कर राजस्व के वितरण के लिए फाइनेंस कमीशन सिफारिश करता है, और ये सब राजस्व के हिस्से या उससे अलग माने जाते हैं, लेकिन इनका भी डिवीजन किसकी सिफारिश पर किया जाता है? फाइनेंस कमीशन। बात समझ में? अभी सिलसिला खत्म नहीं हुआ, ध्यान से समझ। अब 2 टर्म आते हैं, पहले हम वो समझाते हैं। आर्टिकल एक है हमारे यहां 271। आर्टिकल कौन सा है? 271। इसमें 2 टर्म दिए जाते हैं, एक होता है अधिभार और एक है उपकर। इसे हम सरचार्ज कहते हैं और इसे हम कहते हैं सेस। इकोनॉमी की टर्म है, पहले तो यही समझ लीजिए। अधिभार जो होता है
और सरचार्ज उपकर या सेस में क्या अंतर है? ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, विशेष उद्देश्य के लिए, और उसी में खर्च किया जाएगा हमेशा। जैसे हमने कहा कि हमें शिक्षा को बढ़ावा देना है, तो शिक्षा के लिए हम सर्विस टैक्स पर 0.5% का एजुकेशन सेस लगा रहे हैं, समझ रहे हो, शिक्षा उपकर लगा रहे हैं। तो जो 0.5% कलेक्ट होगा वो केवल शिक्षा पर ही खर्च होगा, अन्य किसी क्षेत्र में खर्च नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोगों की आय बढ़ गई होती है और केंद्र सरकार चाहती है कि हमारी भी आय बढ़े, तो वो टैक्स पर कुछ एक्स्ट्रा लगा देती है, उसे हम क्या कह देते हैं, अधिभार। इसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है, समझ रहे। तो ये जैसे जैसे टैक्स भारत की संचित निधि में चला जाता है, वैसे ही अधिभार वाला भी पैसा भारत की संचित निधि में चला जाता है, लेकिन सेस वाला पैसा भारत की संचित निधि में जाता नहीं, बात समझ। और ध्यान रखना है कि इन पर कोई अधिकार राज्यों का नहीं होता है, ये किसके पास जाते हैं, केंद्र के पास। ये किसके पास जाएंगे, केंद्र के पास, बात समझ में। तो हमने आपको 271 में किसकी जिक्र किया गया, अधिभार और उपकर का, और ये किसकी पावर है, केंद्र की पावर है। अधिभार क्या होता है, उपकर क्या होता है, समझ में आया। और ये पूरा पैसा किसके पास रहता है, केंद्र के पास। ऐसा प्रोविजन तब तक था जब तक 101वां संविधान संशोधन नहीं आया था, बात समझे। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं 101वां संविधान संशोधन, जिसमें जीएसटी ने पूरा हड़कंप मचा रखा है, बात समझे। और उसमें कई आर्टिकल्स में कई चेंज हुए, तो उन चेंजों को संक्षेप में समझ लेना है। तो हम समझाते हैं आपको 101वां संविधान संशोधन। एक 101वां संविधान संशोधन 2016 अधिनियम है, आपको पता। पूछा जाता है कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से। हम आर्टिकल को बेस बनाकर इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 246, 248, 268, 268 का 269, ठीक, और 270, 271, इतने आर्टिकल फिर आपको रिकॉल करना है। इन सब में चेंज हुआ है, और एक और आर्टिकल नया जोड़ा गया है 269 प्रोजेक्ट। तो ध्यान से समझो, 246 में क्या कहा गया, आपको पता है जीएसटी 3 तरीके का होता है, शायद पता ही हो आप लोगों को। एक होता है सीजीएसटी, सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इन्हें कहा गया है कि संसद क्या करेगी, निर्धारित करेगी, मतलब संसद इन्हें नियम से हम क्या है, संसद को इन पर विधि बनाने का अधिकार है। और क्या कहा गया कि एसजीएसटी पर किसे अधिकार है, राज्य विधानमंडल को। किसे अधिकार है, राज्य विधानमंडल, बस समझे। ये किस आर्टिकल में कहा गया, 246। 246 में देखिए सूचियां हैं, और सूचियों में टैक्सेशन होगा। और एक नया टैक्स आया है जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड मार्केट कॉन्सेप्ट लाने के लिए। जीएसटी पर कभी विस्तार चर्चा करेंगे। तो जीएसटी जो है उसके लिए लाया गया। तो कहा गया कि 2 किसके अधीन है, संसद के अधीन। ये किसके अधीन है, राज्य विधानमंडल के अधीन। और 248 में इसीलिए कहा कि कौन कौन राज्य विधानमंडल को अधिकार मिलेंगे। मतलब क्या है, इसमें पर्टिकुलर राज्य वाइज विधानमंडलों के राइट्स तय किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य विधानमंडल को कौन से राइट होंगे, सिक्किम के विधानमंडल को कौन से राइट होंगे, असम के विधानमंडल को कौन से राइट होंगे, ऐसे कर करके लिखा गया। बहुत बड़ा चेंज है, बात समझ रहे, ये आर्टिकल, ठीक। फिर कहा कि 268 बताए। इस 268 में हमने अभी आपको कुछ टैक्सेशन बताए थे कि औषधि पर, स्टाम्प शुल्क पर, यही सब बताए थे। तो इसमें ये कहा गया है कि इसमें भी जैसे हमने इसमें क्या बताया आपको कि केंद्र लगाएगा और राज्य क्या करेगा, प्रयुक्त करेगा और एकत्र करेगा। मतलब राज्य उसको उपभोग करेगा और राज्य ही कलेक्ट करेगा। तो यहां पर भी आपको पता पावर किसे दे दी संशोधित करके, सेंटर को थोड़ी, कि सेंटर भी में और उनके बीच में ये कर अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यही बात सर्विस टैक्स में भी कर दी गई। पहले सेवा कर केवल केंद्र का होता था,
अब सर्विस टैक्स किसके पास चला गया? दोनों के बीच में बंटने लगा है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है? बट रहा। 69 की अगर हम बात करें तो इसमें हमने अंतरराज्यीय वाला बताया। अंतरराज्यीय में आप देखिए, पहले इस पर बड़ा जिक्र किया गया डिटेल में, आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या होता है आपको पता है? ये उन राज्यों में वसूला जाएगा जहां से वस्तुएं आ रही होंगी और उस राज्य को भी मिलेगा जहां उपभोग हो रही होंगी। मतलब महाराष्ट्र में कोई वस्तु मैन्युफैक्चर्ड हुई और वो उत्तर प्रदेश में उपभोग हो रहा है, तो अब उत्तर प्रदेश को भी लाभ होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश को भी उस वस्तु पर क्या मिलेगा? टैक्स। हालांकि ये जनता के लिए नुकसानदेह है भाई, टैक्स महाराष्ट्र को भी मिल रहा है, उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, अंतिम बार तो उपभोक्ता पर पड़ रहा है। बात समझ रहे? तो आईजीएसटी वाला ये हो गया। 270 में क्या कहा कि इन टैक्सों में भी बंटवारा, सभी करों में क्या राज्य और केंद्र के बीच में बंटवारा हो जाएगा, यानी सब में चेंज किया गया। ठीक। और 271 में क्या कहा गया था? अधिभार और सेस केवल केंद्र के होंगे, यहां कह दिया गया अधिभार और सेस में भी बंटवारा संभव है, यानी अब कुछ भी केंद्र का नहीं। बात समझ रहे? ये किसमें कहा गया है? 101 में। हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन इंप्लीमेंट कर दिया गया। ओवरऑल हम संक्षेप में कहें तो कुछ भी अब केंद्र के पास अकेला नहीं रहेगा, सभी में डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र और राज्य के बीच में होगा। ये 100 तो इतने अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। किसमें? 101वें संविधान संशोधन पर। अब इसी में एक और आर्टिकल नया जुड़ा है 101 के तहत, तो हम उसका भी जिक्र कर दें, वहां से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। एक आपने सुना होगा जीएसटी काउंसिल, सुना है कि नहीं? वस्तु एवं सेवा कर परिषद। पूछा जाता है कि कैसा निकाय, पहले बात तो संविधान में किस आर्टिकल में है? तो 279A में है। अब अगर संविधान में है तो आपको पता ही होगा कि यह संवैधानिक निकाय होगा। कैसा निकाय होगा? संवैधानिक निकाय होगा। बस समझ। अब इसके बारे में कुछ बातें पूछी जाती हैं। पहला कि गढ़पूर्ति का कॉन्सेप्ट पूछा, वही फैक्ट बता रहे जो गढ़पूर्ति, इसमें जब तक 50% लोग इकट्ठे ना होंगे तब तक गढ़पूर्ति नहीं होगी, जबकि संविधान में हर जगह गढ़पूर्ति हमारे यहाँ कुल सदस्यों का 1/10 से हो जाती है, लेकिन यहाँ कितने परसेंट का है? कोरम 50% का। फिर कहा गया है कि इसमें इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होगा। कौन होगा? वित्त मंत्री होगा। सदस्यों के बारे में कहा गया तो राज्यों के जो वित्त मंत्री होंगे वो इसके क्या होंगे? मेंबर होंगे। और क्या बताया गया? सदस्य कौन हो जाएंगे? राज्य के वित्त मंत्री हो जाएंगे। फिर वोटिंग राइट से क्वेश्चन पूछा जाता, मतदान। 2/3 राइट्स किसे दिए गए हैं? राज्यों को। और 1/3 राइट्स किसे दिए गए हैं? केंद्र को। और कहा कि निर्णय कितने पर लिया जाएगा? निर्णय हमेशा 3/4 पर लिया जाएगा। 75% लोग जब तक सहमत नहीं होंगे तब तक स्लेव्स का डिसीजन नहीं होगा। हमें पता 5 स्लेव हैं, 0 की है, 5 की है, 12 की, 18 की और 28 की। ठीक, उन पर निर्णय, इसका मतलब ना केंद्र केवल निर्णय ले सकता हो, ना केवल कौन ले सकता? राज्य ले सकता। तो ये कुछ फैक्ट इससे जनरली पूछे जाते हैं जीएसटी काउंसिल से। ठीक है। अब हम समझते हैं इसमें एक और टॉपिक है अनुदान, ग्रांट्स किसे कहते हैं। वो भी वित्तीय संबंध का एक बहुत मेजर पार्ट है, तो हम समझाते हैं आपको अनुदान। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? अनुदान, इन्हें हम कहते हैं ग्रांट्स। 3 तरीके का अनुदान होते हैं। एक होता है विधिक अनुदान। विधिक अनुदान, और एक होता है हमारा सामान्य अनुदान, हम कहते हैं, या विवेकाधीन अनुदान बोलते हैं। विवेकाधीन अनुदान, इंग्लिश में भी लिख लो इसे, स्टैच्यूटरी बोलते हैं, स्टैच्यूटरी ग्रांट्स। इसे डिस्क्रिशनरी बोलते हैं, क्रिशनरी। और इसे अदर ग्रांट्स बोलते हैं, अन्य अनुदान बोलते हैं, अन्य अनुदान। ये टॉपिक बड़ा ध्यान से समझना। हम पहले बता दें कि एक तो अनुच्छेद 275 में किसकी बात की गई है और 282 में इसकी बात की गई है।
और 273 में इनकी बात की गई है। ये संवैधानिक प्रोविजन हो गया। ठीक, संक्षेप में समझिए विधिक अनुदान क्या है। पहली बात तो ये समझिए, विधिक अनुदान केवल केंद्र अनुदान मतलब समझते हो कि अब ऐसे समझिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, जो वित्त आयोग ने संसद ने बता दिया कि इतना तो राज्य को देना ही देना है, लेकिन केंद्र के पास फिर भी तो पैसा रहता है। अब चाहे कोई केंद्र तो राज्यों को और दे सकता है एक्स्ट्रा। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ने के लिए पापा ने फीस दे दी, खाने के लिए दे दिया, कपड़े के लिए दे दिया, सब कुछ। अब आपके कुछ और भी तो खर्चे हैं इस उम्र में, है ना, कुछ किसी को जूस पिलाना है, किसी को डेट करना है, इन सब चीजों के लिए। तो जब उन खर्चों के लिए आपको पैसा कभी कभी कहते हैं अच्छा जाओ लो ये खर्च कर लेना जाके मेले, वो क्या है, अनुदान। लेकिन आप हो सकता है अपनी इस कुछ एक्स्ट्रा स्किल के लिए उस पैसे की आवश्यकता है आपको, तो उसके लिए भी पापा आपको क्या दे देते हैं, कभी एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए पैसा दे देते हैं, तो वही अनुदान है। तो विधिक अनुदान कौन देगा, केवल ध्यान से समझिए केंद्र देगा। तुलनात्मक समझा रहे तो समझ आएगा। लेकिन विवेकाधीन अनुदान केंद्र और राज्य दोनों दे सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों। और अन्य अनुदान केवल 4 राज्यों के लिए था। पहले व्यवस्था की गई थी बिहार के लिए, उड़ीसा के लिए, ठीक, अगर हम बात कर लें, और एक पश्चिम बंगाल है और एक है आंध्र प्रदेश, इनके बस समझ, केवल कितने के लिए है, 4। अब ध्यान से समझिए इसमें विधिक में क्या है। जैसे ये संसद निर्धारित करती है कि पर्टिकुलर राज्य में मान लीजिए कोई एसटी कम्युनिटी बहुत ज्यादा रह रही है और उनकी कल्याणकारी योजनाएं चलानी है, तो संसद को लगता है कि इस राज्य को एक्स्ट्रा पैसा मिलना ही चाहिए, तो उसे केंद्र क्या करेगी, संसद द्वारा निर्धारित कुछ पैसा चाहे इकट्ठा कैपिटल के रूप में दे दे या हर 6 महीने 3 महीने वर्ष में आवर्ती फलन के रूप में देती रहेगी, उसे हम कहते हैं विधिक अनुदान। और वो पैसा उसी क्षेत्र में ही खर्च होगा। मान लीजिए एसटी के कल्याण के लिए वो पैसा गया है, तो एसटी के कल्याण के लिए ही खर्च होना है। उस पैसे को वो राज्य किसी दूसरे क्षेत्र में खर्च नहीं कर सकता, तो इसी अनुदान को हम क्या कह देते हैं, विधिक अनुदान। लेकिन सिर्फ लोक प्रयोजन के लिए कुछ पैसा, मान लीजिए कि जनता में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें दूर ही करना चाहिए, उनके लिए जब अनुदान दिया जाए तो कहते हैं विवेकाधीन अनुदान। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, दिन रात लोग मेहनत कर रहे हैं, तो अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए, कैसे मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए, उसके लिए उत्तर प्रदेश को अनुदान दे दिया गया कि आप जनसंख्या नियंत्रण पर काम करो। मान लीजिए साक्षरता दर नहीं बढ़ रही है तो साक्षरता अभियान के लिए दे दिया गया, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो मनरेगा के लिए पैसा दे दिया गया। ये पैसा किसमें दिया जाएगा, विवेकाधीन अनुदान। समझ रहे, इसका मतलब इसमें स्वतंत्रता होती है राज्य के पास कि वो किसी भी क्षेत्र में इस पैसे को क्या करे, खर्च करे। मान लीजिए उसने मनरेगा के लिए लिया लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर खर्च कर दिया, या उसने साक्षरता पर खर्च कर दिया, या उसने पोलियो उन्मूलन पर खर्च कर दिया, या उसने कोविड पर खर्च कर दिया, तो इसमें विवेकाधीन अनुदान में राज्य के पास क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। और ये राज्य भी दे सकता है और केंद्र भी दे सकता है। ये क्या था इसमें, जैसे जूट इन क्षेत्रों में बहुत होता था, क्या होता था, जूट। ये इन राज्यों को जूट उत्पादन के लिए ये कहा गया कि तुम्हें निर्यात पर हम छूट नहीं देंगे और हर साल कुछ एक्स्ट्रा दान देंगे, मतलब अनुदान देंगे। इन 4 राज्यों को 10 वर्ष के लिए ही व्यवस्था की गई थी प्रारंभ। अब ऐसी व्यवस्था कोई है नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अन्य अनुदान। बात समझ आए, वित्तीय संबंध में इतना ही, ठीक है, इतना मैंने बताया। और अगर आप बहुत से इसमें क्या है, सूचियों को बहुत डिटेल में और डिस्कस किया जा सकता है। तो ओवरऑल लगभग हर क्वेश्चन को मैंने कवर किया है प्रीवियस ईयर के जितने अभी तक पूछे, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।